नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जितने इश्यूज हैं उनमें सबसे पहला इशू रहेगा कि जो न्यूक्लियर थ्रेट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से दिया है उसकी वजह से एक न्यूक्लियर रेस का जो इशू है वो बन सकता है, और न्यूक्लियर थ्रेट के बेसिस पे और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप नॉन न्यूक्लियर स्टेट को डरा करके उसकी टेरिटरी ग्रैब करने की कोशिश करो, तो इस मुद्दे को पूरा डिटेल में समझेंगे हम। दूसरा हम देखेंगे इंडिया जापान रिलेशंस को लेकर के, और बाकी एक दो आर्टिकल्स हैं वो और देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है द यूरोप बॉम्ब। आर्टिकल को लिखा है सी राजामोहन जी ने। देखो, व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया एससीओ समिट के बाद में कि भाई हम जो हैं, अगर हमारे खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करेगा, ठीक है, लगातार अगर लड़ाई चलती रहती है तो हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट तो ये बात बोली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये बात बोल दी उन्होंने। कैसे कि बोले हमारी टेरिटरी, मेरे देश की जो भी ज़मीन है उसको कोई भी थ्रेटन करने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को सोचेंगे नहीं कि हाँ हमें किसी भी तरीके के हथियार यूज़ करने पड़े, हम करेंगे। तो डायरेक्टली तो नहीं बोला, पर किसी भी तरीके के हथियार बोल दिया, मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर वेपन इंक्लूडेड थे। अब ये जो चीज़ है इसके लिए पुतिन ने लास्ट में बोला कि ये ब्लफ नहीं है, मैं कोई केवल पागल नहीं बना रहा हूँ, आई मीन इट। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे। तो आप देखो, रशियन लीडर्स की अगर बात करें तो जो न्यूक्लियर सेबर है, जो एक सेटलमेंट जिस तरीके का था न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अपसाइड डाउन वाला सिचुएशन, राइट। तो आप देख सकते हो रिसेंटली बैटलफील्ड में एक तो ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा था ना कि यूक्रेन जिस तरीके से, यूक्रेन की आर्म फोर्सेस लगातार खोई हुई टेरिटरी को रिक्लेम करने में सक्सेसफुल हो रही हैं, ठीक है। खार्किव वाले रीजन की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो रशिया वहाँ पर डिफीट झेल रहा था। तो उस परिस्थिति में अब रशिया ने एक तो अपने बहुत सारे जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको और ऐड किया है यूक्रेन की तरफ, ठीक है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया, तो रशिया की ये मिसकैलकुलेशन थी, ये तो साफ साफ हो ही गया। अब रशिया जो है वो वॉर ऑफ चॉइस के तौर पे इसको एक तरीके से नरेट करना चाहता है कि भाई हमने खुद ने यहाँ पर अटैक किया न्यूक्लियर वेपन की धमकियाँ दे करके, और फिर उसके बाद में हमने हमारे हिसाब से सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट में क्या टारगेट बनाया हुआ है, जो ईस्टर्न डॉनबेस रीजन वाला जो एरिया है, जहाँ डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये जो सिटीज़ लोकेटेड हैं, ये एरियाज जो लोकेटेड हैं, उनको खुद के साथ एनेक्स करने की बात कर दी है, ठीक है। और ये चीज़ जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने क्या बोल दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे रशिया की नई टेरिटरीज को डिफेंड करने की। पूरी कोशिश का मतलब हम पूरी ताकत लगा देंगे। कोशिश तो क्या होगी, मतलब न्यूक्लियर वेपन तक भी हम डिप्लॉय कर देंगे। इसका मतलब रशिया अब एनेक्स करने पे आ गया, ओके। इसके लिए वहाँ पर रेफरेंडम भी हो रहे हैं, वोटिंग भी करवाई जा रही है, वो सारी चीज़ें। अब देखो, रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो ये कहती है कि न्यूक्लियर वेपन जो है, रशिया जो है वो कन्वेंशनल वॉर्स, नॉन न्यूक्लियर वॉर्स में भी रशिया न्यूक्लियर वॉर यूज कर सकता है। कब? जब रशिया की किस एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट हो जाए, या रशिया की सिस्टम को बिल्कुल थ्रेटन सम फील हो कि हाँ जी अब तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो उस केस में रशिया जो है वो आराम से यूज कर पाएगा। और साथ में ये भी कि रशिया जो है वो अपनी खुद की एक एक ज़मीन के एक एक कतरे के लिए भी, कतरे को डिफेंड करने के लिए भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब यहाँ पर आप समझो कि रशिया ने टेरिटरी कोई ऑक्यूपाई की है या रशियन टेरिटरी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एक तो ख़त्म करने की बात की जा रही है कि रशिया अगर यूक्रेन में आज के टाइम पे कोशिशें करे, और आप देखो कि ईस्टर्न डॉनबेस या ईस्टर्न यूक्रेन में जो डॉनबेस वाला रीजन है उसको अपने में एनेक्स कर ले, ऐड कर ले, तो इसका मतलब वो रशियन टेरिटरी हो गया। और रशियन टेरिटरी हो गया तो रशियन टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो यही मेन पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि रशिया ने जो अभी बातें कही हैं वो ये है कि रशिया जो है वो इस एरिया को एनेक्स करने की पूरी समझ क्लियर कर चुका है। और रेफरेंडम तो हो ही रहा है वहाँ पर, रशिया खुद ही रेफरेंडम करा रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे क्रीमिया में करवाया था 2014 में,
ठीक है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और उधर से रशिया ने अपनी तरफ से सारा काम कर लिया। अब बात ऐसी है कि पुतिन का तो कैलकुलेशन अभी निकल के ये आ रहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके चलते मैं वेस्ट जो है, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, ये मिलकर के कोई कॉम्प्रोमाइज सेटल करेंगे, पर ऐसा दूर दूर तक लग नहीं रहा है। कारण यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने क्या कह दिया कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, ठीक है, चाहे न्यूक्लियर थ्रेट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जब तक हम हमारी पूरी खोई हुई जमीन दोबारा ना पाले, चाहे फिर वो क्रीमिया हो या फिर डॉनबेस वाला रीजन जहां पर रशिया ने भी ईस्टर्न यूक्रेन में ऑक्यूपेशन कर रखा है। अब देखो, यूएसए की तरफ से ये कहा जाता है कि रशिया को बार बार वार्न कर दिया गया है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करने की ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है, और हम जो है वो पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे यूक्रेन को, आर्म सपोर्ट जो अभी तक हम देते आए हैं। तो इसका मतलब पुतिन की जो कैलकुलेशंस हैं वो अलग है, और वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को जो डिफेंड करने की बात है वो अलग है। दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी की सिचुएशन जो है वो ये कि आप जिस तरीके से, ये एक तरीके का नेशनल सुसाइड हो गया है ना, कि किस तरीके से आप खुद ही खुद को बर्बाद कर सकते हो, और यही कुछ पुतिन ने अभी पिछले 7 महीनों में अपने खुद के देश के लिए किया है। चलो देश तो छोड़ो, उनका खुद का हो गया, ऐसा नहीं है कि रशिया में उनका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। पर ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी में तो एक नया डिबेट स्टार्ट हो गया ना, क्या कि जिन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपने आर्मामेंट को बिल्कुल रोक दिया था, वो भी अब अपनी डिफेंस में पैसा खर्च करने लगे। फॉर एग्जांपल जर्मनी। अब जिस तरीके से रशिया न्यूक्लियर थ्रेट अगर देता रहता है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री दूसरे नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री पे फिर तो अपने न्यूक्लियर पावर होने के दम पर मन में है जैसे ताकत लगा दबाव लगा सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि छोटी जो पावर्स हैं या जिनके पास में जो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर वो भी अपने हिसाब से नई पॉलिसी तैयार करेंगे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए। तो ये तो एक रेस लग गई, क्योंकि सच बात तो ये है कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को छोड़ दो, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने एनपीटी को ऑब्जर्व करते हुए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को देखते हुए अपने खुद के जो न्यूक्लियर वेपन थे उनको हटा दिया, और नेटो के अंडर में यूएसए के कॉन्फिडेंस पे चल रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के आप खुद देख सकते हो कि एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करने का कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है, और उसके चलते जो पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी, रशिया का जो पकड़ है यूरोप में वो बढ़ जाए, वो उल्टा कम और हो जाएगा, ठीक है। और यही हो रहा है। पुतिन की पॉलिसी, जो रशिया के प्रेसिडेंट है कि हाँ जी न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, एनेक्स टेरिटरी को हम हमारे साथ रख लेंगे, तो सवाल उठते हैं बहुत सारे, कैसे कि यूक्रेन ने क्या बहुत बड़ी गलती की थी? इसका मतलब तो वहां के लोगों को रिग्रेट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है वहां के लोगों को रिग्रेट, कि अगर यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रशिया इन्वेड करता? नहीं ना। और अगर नहीं करता तो फिर इसका मतलब यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन जो डिप्लॉयमेंट था वो यूक्रेन में था, और यूक्रेन ने सिक्योरिटी की गारंटी लेते हुए रशिया से कि हाँ आप हमें डिफेंड करोगे अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उस केस में यूक्रेन ने अपने पूरे जो न्यूक्लियर वेपन थे वो रशिया को एज इट इज हैंड ओवर कर दिए थे। और आज उसी रशिया ने फिर बाद में अटैक करते हुए पहले तो 2014 में क्रीमिया को हड़पा, और अब डॉनबेस रीजन को भी हड़पने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये एक ट्रेंड चल सकता है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो पड़ोसी की टेरिटरी को कभी भी ऑक्यूपाई कर सकता है, डरा धमका करके। फिर यूरोप की बात करें तो यूरोप में देखो, पुतिन अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन इंश्योर करना चाहता है कि हाँ जी मैं डरा डरा करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पकड़ बना दूंगा, है ना। पर सही बात तो ये है कि यूरोप की सिचुएशन मैंने बता दी कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को छोड़ करके बाकी किसी भी कंट्री के पास में एनपीटी साइन करने की वजह से न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो यूएसए के जो न्यूक्लियर एम्ब्रेला है उसी पे डिपेंडेंट है, जिसमें अगर हम देखें तो यूएसए का न्यूक्लियर एम्ब्रेला जो है उसमें यूएसए ने वेपन शेयरिंग अरेंजमेंट साइन कर रखा है 5 नेटो कंट्रीज के साथ में, जिसमें एक बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, नेदरलैंड्स एंड टर्की है। तो इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो नेटो में भी देखो कुछ टेंशन आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने,
और इसके अलावा और ये कह दिया, बोला अमेरिका ने जो कमिटमेंट दे रखे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, यूरोप अपने हिसाब से अपना खुद का डिफेंस देखे। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नेटो को हम खत्म कर देंगे। तो शुरुआत तो देखो यूरोप में उसी टाइम से हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने रंग दिखाए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है यूएस पे, उसको रिड्यूस करने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप पीरियड से हो गई, और अब रशिया ने और ज़्यादा उसको एस्केलेट कर दिया है। इसके आगे देखा जाए तो यूएसए पे जो डिफेंस डिपेंडेंस है यूरोप की, वो उनको थोड़ी ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर कर दी है। अब वो क्या चाहते हैं कि यूएसए के हिसाब से हमें ना चलना पड़े, हम हमारी सिक्योरिटी खुद देखें। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए उनको क्या करना होगा, खुद की डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होगा। और अब न्यूक्लियर वेपन का जो थ्रेट दे दिया है पुतिन ने, वो और एक एंगल और एक पुश कर देगा। अब सवाल यह है कि फ्रेंच न्यूक्लियर आर्सेनल, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसकी क्या पॉलिसी है। तो फ्रांस ने देखो पहले ये कहा है हमेशा से कि भाई हम तो हमारे खुद के देश की सिक्योरिटी के लिए ही ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके बैठे हैं। पर 2020 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये कह दिया कि बोला हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें यूरोपियन डायमेंशन भी है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में। अब सवाल ये है कि भाई जर्मनी है या बाकी दूसरे कंट्रीज हैं, वो अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें या ना करें, इसमें डाउट ही नहीं बचता है। क्योंकि अब जो है वो यूरोप में एक हो चुका है, ये ट्रेंड निकल चुका है कि भाई अगर यूरोप को अपने चंगुल में लेने के चक्कर में न्यूक्लियर थ्रेट का नाम लेकर के रशिया यूक्रेन को बिल्कुल खत्म कर सकता है, इसका मतलब कल को ना तो फिर बाद में न्यूक्लियर वेपन का नाम ले लेकर के और रशिया जो है वो और आगे तक अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर सकता है। तो वो चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब देखो रशिया ने इन्वेड तो किया था कि यूरोप की जियोपॉलिटिक्स को रशिया के फेवर में लाया जाए, पर लग रहा है कि मिसकैलकुलेशंस की वजह से उल्टा हो गया है। रशिया की जो इमेज बनी थी थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो गई है। तो ये सिचुएशन जो है वो अभी निकल के आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टेकिंग फॉरवर्ड अबेज लेगेसी, इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये आर्टिकल लिखा है प्रभाकर साहू जी ने। देखो शिंजो अबे, ठीक है, जिनका असैसिनेशन अभी रिसेंटली हुआ, राइट। और आप देखो इंडिया जापान रिलेशंस को पीक पे ले जाने में शिंजो अबे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में रोल प्ले कर पाई। और उससे पहले भी देखो तो शिंजो अबे की तरफ से ज़्यादा, उनकी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, फिर फ्यूनरल के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर जाना भी होता है, वो सारी चीज़ें। खैर हम अब पॉइंट बात कर लेते हैं इंडिया जापान रिलेशंस में। देखो इन्होंने, शिंजो अबे ने सबसे पहली चीज़ तो ये देखी कि जो लाइक माइंडेड पावरफुल डेमोक्रेसीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको साथ में लाया जाए। इससे क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री किया जाए, चाहे नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो जापान के साथ एंगेज करता है इन इश्यूज पर आकर के। ठीक है, जहां पर इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन एंड फ्री बनाने की बात की जाए। चाइना जो कि जापान का भी पड़ोसी है, इंडिया का भी पड़ोसी है, पर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता चला जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया जापान रिलेशंस इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इशू, हर एक एस्पेक्ट में आगे बढ़े हैं। इसमें अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं फूमियो किशिदा, वो भी जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी पार्टी से एसोसिएटेड है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो इन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2+2 मीटिंग हुई, हमारे यहाँ से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये ये तो एक ही हो गया, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये गए कहाँ पे, जापान में, और जापान के काउंटर पार्ट से मीटिंग हुई। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये लगातार होती रहती है इंडिया जापान के बीच में। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी शुरुआत शिंजो अबे के टेन्योर के बेसिस पे हुई। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर लेके जाऊं, जब हमने 1998 के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, पोखरण सेकंड, तब जापान ने बहुत जल्दी सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पे। बोले इंडिया एक पीसफुल स्टेट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इंडिया ने जिस तरीके से अपनी एंगेजमेंट यूएसए के साथ इंक्रीज की, जब एटमी डील साइन हुई थी, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी, फिर उसके बाद में जापान ने भी एंगेजमेंट शुरू कर दी थी इंडिया के साथ में, राइट। और आज आप देख सकते हो इंडिया जापान रिलेशंस राइज होते ही चले जा रहे हैं। ओके, तो शिंजो अबे ने भी अपनी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रूल बेस्ड
इंडो पैसिफिक रीजन का सपना देखा था और उसी के रिजल्ट रहा कॉर्ड का आउटकम। 2007 में आइडिया आ गया था। देखो देखो, जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसके बाद में कॉर्ड का आइडिया आ गया था कि यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान, इनकी नेवीज या मिलके साथ काम कर सकती हैं, इस तरीके से बात बोली गई थी। बट 2017 में कॉर्ड को एक कह सकते हैं ना कि एक अमली जामा जो फाइनल पहनाया गया आज के टाइम पे सिक्योरिटी फोरम के तौर पे, वो 2017 में पहनाया गया, ठीक है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन मेन सेंटर पे आ गया, जो पहले एशिया पैसिफिक नाम से जाना जाता था, ठीक है। जॉइंट इंडिया के बीच में, जापान के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन 2008 में आता है। इसके अलावा एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट होता है 2020 में। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? कैसे भी करके इंडो पैसिफिक रीजन को रूल ऑफ लॉ बेसिस चलाया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्री ट्रेड हो, ओपन ओशन हो सके, और इसी चीज को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किशिदा, और ये एक्सपेक्टेड भी था। इंडो जापान इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव शुरू कर दिया था दोनों कंट्रीज ने 2006 में, जिसमें जापानीज कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, हमारा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए, वेयर हाउस जोन डेवलप किए इसके अंडर में। इसके अलावा जो सेपी है, इसके द्वारा इसकी कहते हैं ना कि एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे और ज़्यादा बातचीत हुई 2012 में, तब जाके फाइनलाइज हो गया था। कुल मिलाकर के एग्रीमेंट साइन हो गया 2006 में, काम शुरू हो गया 2012 से। तो जापान इंडिया रिलेशंस की आप देख लो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप 2006 से स्टार्ट हो गई। फिर आप बात कर सकते हो इंडिया की। इंडिया जो है वो जापान की तरफ से जो असिस्टेंस दी जाती है ग्लोबली, उसमें सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। जैसे कि जापान की तरफ से एक एजेंसी काम करती है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ओडीए। किसके थ्रू आती है ये असिस्टेंस? जापान की एजेंसी है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जाइका के थ्रू आता है ये ओडीए, और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया को रिसीव होता है। इसके अलावा जापान बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन है, वो भी इंडिया को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। आज हम खुद देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पर कमी रहती है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ऐसी परिस्थितियों में जापान हमें कोलैबोरेट करता है। जैसे कि यमुना एक्शन प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है नॉर्थ ईस्ट में, तो जापानीज कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान ने अनाउंस किया है 2016 में कि इंडिया में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी अच्छे से टैकल किया जाए और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को सेपरेट ना होने दिया जाए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए 2016 से जापान ने अपनी तरफ से पूरे बेनिफिट्स दिए हैं। जैसे आप देखो ब्राउन फील्ड टोल्स, दैट मीन्स पुराना जो टोल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में रुक गया था फंडिंग की वजह से या कोई और वजह से, अब उसको रीस्टार्ट करना है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गैस प्रोक्योरमेंट, दैट मीन्स क्लीन एनर्जी परचेजिंग के लिए, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई गैस के लिए, इन पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री हैं, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, जिसमें मेन टारगेट हमारा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ इंश्योर हो सके, कि हाँ जी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो और वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो जो कि इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट कर सकें। और उस चीज़ में जापान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि लगभग 3.5 ट्रिलियन येन जो है वो जापान ने पिछले 5 सालों में इन्वेस्ट कर दिया है इंडिया में। इसके अलावा और आने वाले 5 सालों के लिए जापानीज करंट प्राइम मिनिस्टर किशिदा, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 5 ट्रिलियन येन और इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में। ओके, इसके अलावा जापान दिल्ली मेट्रो हो गई, ठीक है, या फिर जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का वेस्टर्न प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें जापान का कोलैबोरेशन चल रहा है। चेन्नई मेट्रो हो गई, इनके लिए कोलैबोरेशन जापान कर रहा है पूरा अच्छे से। इसके अलावा एमओयू साइन हुए हैं जापान की सुजुकी कंपनी और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसमें से 3100 करोड़ रुपए तो होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 7300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंश्योर करने में भी जापान का काम है। इससे क्या होगा कि इंडिया को जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है वो भी अचीव हो पाएगा।
फिर आ जाओ, गुजरात में डिसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट है, वो भी चल रहा है, जिससे कि समंदर के पानी को प्योरीफाई करके और पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करके सप्लाई दी जा सके। राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, गैस फायर्ड पावर प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है जापान के बेसिस पे या जापान के असिस्टेंस या जापानीज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे चल रही है। आज अगर इंडिया में देखें तो जापान 5th लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है 6.58% जापान से आता है। और वैल्यू वाइज देखा जाए तो 2000 से लेकर के 2021 तक के 21 सालों में लगभग $40 बिलियन का जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है। ठीक है, पर यहां पर एक बट आ गया। बट क्या है, जितना जापान ने एफडीआई के तौर पे चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है ना, उसके कंपैरिजन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है जापान का इंडिया में। और आज जापान इंडिया रिलेशंस हैं वो इसीलिए राइज हो रहे हैं क्योंकि ताइवान के साथ में जब से चाइना की टेंशन्स राइज हुई हैं या चाइना ने टेंशन्स क्रिएट की हैं, तो उसका असर जापान पे भी पड़ रहा है। हमने अभी यूरोबॉम वाला जो आर्टिकल देखा ना, वो आप ईस्टर्न एशिया में भी अप्लाई कर सकते हो एज इट इज, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर के वो भी टेंशन में। वो बात अलग है कि चाइना में इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं अभी, तो चाइना भी शायद इंटरनेशनल इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान ना दे, जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। बाकी तो न्यूज़पेपर कोई ओपनली अभी कह नहीं रहा है कि हाँ जी ऐसा कुछ हो गया है, बाकी कयास लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो कयास या फिर यूँ मान लो कि जो बातचीत हुई है उनकी, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस के हिसाब से स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं। खैर, मुद्दा हमारा यहाँ पर है कि चाइना में जितना जापान का इन्वेस्टमेंट है उतना जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है। पर जापान जो है वो देखो डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि चाइना तो आपको भी पता है ज़्यादा रिलायबल तो रहा नहीं है आज के टाइम पे, और इंडिया एक ऑप्शन के तौर पे, एक ऑल्टरनेट के तौर पे दिखाई दे रहा है। तो अब जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में और राइज हो सकता है, चाहे फिर वो हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया ने भी देखो अपनी तरफ से और ओपन अप किए हैं ऑप्शंस, जिससे कि जापान इन्वेस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल इन डिफेंस इंडस्ट्री, साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पूरा स्कोप अवेलेबल है। साथ में इंडिया में स्किल्ड मैन पावर की भी कमी नहीं है, राइट। तो ऐसे में जापान की रिसोर्स और टेक्नोलॉजी और इंडिया का मैन पावर और स्पेस और मार्केट, तो आ जाओ यहाँ पे लगाओ पैसे इस तरीके से। इसके अलावा देखा जाए इंडिया जापान कॉपरेशन ऑन डिजिटल पार्टनरशिप, ये हो चुका है। इस पार्टनरशिप में क्या फोकस है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये अपने आप में 21st सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, वहां पर इंडिया जापान कोलैबोरेशन को शो करता है, राइट। इसके अलावा देखें आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सिस्टम एट्सेट्रा ये डेवलप करने हैं। तो ऐसे में देखो बात ऐसी है कि चाइना ने जो एग्रेशन दिखाई है उसके चलते जापान भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज होना चाहता है। तो इंडिया ने वैसे ही अपने मार्केट को बहुत हद तक ओपन कर दिया और लॉज भी इस तरीके से फॉर्मुलेट कर दिए जिससे कि कोई स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस ना आ जाए कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आता है तो उसके लिए, राइट। इंडिया जापान इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें ट्रेड एक पॉइंट और आता है। ट्रेड की अगर बात की जाए तो वैसे तो इंडिया और जापान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में ही हो गया था, पर अभी भी जापान इंडिया के बीच में ट्रेड केवल $20 बिलियन का ही है। जापान के और चाइना के साथ कितना है, 120-130 बिलियन का, मतलब 1/6 छठे हिस्से तक का ट्रेड ही हम कर रहे हैं। तो ट्रेड थोड़ा और बढ़ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जापान और इंडिया में हम ज़्यादा ट्रेड, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जापान एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है ना। तो ऐसे में फेवर किसको मिल रहा है, जापान को। तो इंडिया एक मार्केट के तौर पे भी अवेलेबल है, तो इन्वेस्ट करो, जापानीज फर्म्स को इंडिया में लेकर के आओ। वर्क फोर्स इंडिया में अवेलेबल है, कोई लोड है नहीं और आराम से काम किया जा सकता है, ठीक है। चाइना आज सेंटर स्टेज पे था, अब धीरे धीरे हट रहा है, और इंडिया एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाकी कंट्रीज को कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन में एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे इंडिया से बेटर कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से लो कॉस्ट लेबर रिसोर्स अवेलेबल हैं। ये जापान के लिए भी एडवांटेजियस है और बाकी कंट्रीज के लिए भी एडवांटेजियस है, तो यहाँ पर आए, फर्म लगाए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इंडिया जापान रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत शिंजो अबे जी ने दी थी, तो टाइम है कि इस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। अब ये एक आर्टिकल है डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ रेयर,
इस आर्टिकल को देखो हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। बच्चन सिंह वाला जो केस है, एक्सप्लेन पीस फिर वो सारा, अब सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो रिव्यू का फाइनल नहीं आता तब तक ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे, चीज़ें वही रिपीट होंगी, इसलिए हम इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। और अगर आपको पढ़ना आप खुद से देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल हमने पीछे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिनायल ऑफ हिंदू विक्टिमहुड। प्रताप भानु मेहता जी का हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, क्या बोला था उस आर्टिकल का नाम क्या था? एक्सपोर्टिंग डिवीजन। बोला इंडिया की जो लोकल पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम डिवीजन की, उसका असर बोला इंटरनेशनली देखने को मिल रहा है। और जो लिस्टर है, लिस्टर जो कि यूके में लोकेटेड है, वहां पर जो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक हुआ है, बोलो उसकी जड़ जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स पे है। तो राइटर जो है वो सीधा क्वेश्चन राइज कर रही है, वो ये कि प्रताप भानु मेहता जी ने जो बात बोली है वो बात इंडिया में हिंदू मुस्लिम बैटल को लेकर की नहीं है, वो बात है इस्लामिस्ट जिहादीज के द्वारा किया हुआ जो एक्ट है वो। और ये चीज़ लिस्टर की पुलिस ने भी अपने स्टेटमेंट में रिलीज की है, कंफर्म किया है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, कि जो लिस्टर में हिंदू टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है वो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ने किया है। और वो जिहादीज जो हैं उनको एक प्रोग्राम मैनर में इकट्ठा किया गया था। कैसे? जो यूके के आसपास की, लिस्टर के आसपास की जो सिटीज़ थी, या लिस्टर में जो सिटीज़ थी, उन सिटीज़ में कम्युनिकेट किया जाता है और वहाँ पर जितने भी इस्लामिस्ट जिहादी थे वो इकट्ठे होते हैं और फिर बाद में टेम्पल पे वो अटैक किया जाता है। तो बोले यहाँ पर हिंदू मुस्लिम डिवीज़न इंडिया का है वो इतना इशू नहीं है, हमें इंडियन मुस्लिम्स पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए या फिर इंडियन हिंदूज पे सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये आ रहा है कि वो जो जिहादी एजेंडा है जिसमें कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बोलो एक इंटरनेशनल लेवल पे, बोलो उसका पार्ट रहा है वो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट राइटर बोलना चाह रही है। फिर बताया जा रहा है, ये तो हो गया लिस्टर का। एक वहाँ पर प्रताप भानु मेहता जी ने न्यू जर्सी का केस भी पिक किया था, तो इनका ये कहना है कि बोलो वहाँ पर इनोसेंट जो इंडियंस हैं जो कि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं, उन पर एक एक को ढूंढ ढूंढ करके उनके पर अटैक किया जाता है, विच हंटिंग हो रही है वहाँ पर, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आज आप देखो इंडियन डायस्पोरा यूएस में सबसे स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बन इमर्ज होकर के आ रहा है, ठीक है, जिसमें वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं, हार्ड वर्किंग है, एथिकल है और फाइनेंशियल इकोलियन की, अगर इकोलियन की बात करें, अगर यूएसए में टॉप लेवल के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को या फाइनेंशियल कंपनीज को टैकल करने वाले वो बोले इंडियंस हैं। आज नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी में जितना इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली अगर उनमें भी डोमिनेंस किसकी है? हिंदूज की। तो बोलो वो चीज़ वहाँ पर एकदम क्लियर है और इस चीज़ को जो है वहाँ पर अटैक करके और डिफाई करने की कोशिशें की जा रही है इस्लामिस्ट जिहादीज के द्वारा। तो ये है मेन पॉइंट, एक दो पॉइंट यहाँ पे। फिर तो चीज़ें ये बताई जा रही हैं कि वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर डराना धमकाना, वो सारी चीज़ें बोलो नॉर्मल हो रही है। तो जिस तरीके से मुस्लिम विक्टिमहुड जो ओपन अप रहता है, उसी तरीके से हिंदू विक्टिमहुड को आप कैसे मतलब उसके अलावा अगर हिंदू विक्टिमहुड है तो आप कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। खैर यहाँ पर हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं था, हमारा मुद्दा क्या है कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कम्युनलिज्म का जो इशू है इंटरव्यू में बन सकता है कैसे भी, तो थोड़ा बैलेंस बना करके देना है, एक्सट्रीम बिल्कुल भी नहीं जाना, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर में रहना है, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बोला हिंदू मुस्लिम जो इंडिया का इशू है ना, उसको आप लेकर के इंडियन मुस्लिम्स को इंसल्ट मत करो या इंडियन हिंदूज को इंसल्ट मत करो, ये मुद्दा इंटरनेशनल है, ठीक है। और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर भी इंडियन सोसाइटी या इंडियन डायस्पोरा की डोमिनेंस है वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ जी ये तो लोकल इशू है, लोकली ग्लोबल बन गया, नहीं, वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा ये एक आर्टिकल हो रहा है, ये भी आप खुद से देख सको तो देख लेना कि ला नीना का कॉन्सेप्ट जो है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो आप आराम से देखना ट्रिपल डिप ला नीना क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है, अच्छे से डिस्कस किया था वो हमने, है ना। तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर इसकी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।